नमस्कार। आज हम क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सरल रेखा में गति। और सरल रेखा में गति जब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे देख लें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके बिल्डअप होंगे और जो इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट्स धारणाएं बनाएंगे वो आगे जा करके हमारे पूरी भौतिकी में काम आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से हमको पढ़ना है और चैप्टर 3 जिसका नाम है सरल रेखा में गति को हम पढ़ेंगे। और देखिए, चूँकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं और भौतिकी क्या है? प्रकृति को समझने वाला विज्ञान है। प्रकृति इतनी विस्तृत है, इतनी विशाल है कि भौतिकी को हम एक ही शाखा मान करके या एक भौतिकी के नाम से ही सब कुछ नहीं पढ़ सकते थे। इसीलिए हमने बहुत सारी भौतिकी के भाग बनाए हैं। और आप जब आप MSc करेंगे अगर मान लीजिए फिजिक्स में, तो आपको पता चलेगा कि स्पेशलाइजेशन के लिए आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑलरेडी बिना स्पेशलाइजेशन के लिए हम इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ते हैं, हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं, हम नैनो टेक्नोलॉजी वाली फिजिक्स पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, हम बहुत सारी फिजिक्स पढ़ते हैं, तरह तरह की ब्रांचेस। और वो सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं ताकि अध्ययन की सुगमता बन सके। हम अलग अलग प्राकृतिक परिघटनाओं को इतनी विस्तार से पढ़ी, इतना विस्तार है उनमें कि उनको बहुत ज़्यादा जब हम डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है तो हम मिक्स नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने बहुत सारी शाखाएँ बनाई हैं और उन शाखाओं में हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये आदि विज्ञान का भाग है, बहुत शुरुआत से पढ़ा गया। जब रात को अंधेरा हुआ करता था पहले के ज़माने में, देखिए अब तो इतना उजाला ऑलरेडी होता है स्ट्रीट लाइट्स का, रोड लाइट्स का, हमारे घरों की लाइट्स का, कि हमें अपना जो रात में जो आकाश होता है जिसमें सितारे तारे भरे होते हैं वो इतना अच्छे से नहीं दिख पाता है। लेकिन पुराने लोगों के पास वह अंधेरा हुआ करता था जिसमें वो देखते थे कि कभी चांद यहाँ पर है, कभी वहाँ पर है, सूर्य यहाँ से चलकर वहाँ जाता था, तरह तरह के तारे, तरह तरह के नक्षत्र, तरह तरह के तारामंडल जब गति करते थे तो गति तो हमें शुरुआत से समझ में आई। ठीक है ना, गति ऐसी चीज़ थी जिसका हम अध्ययन बहुत आदिकाल से कर रहे हैं। और अगर माना जाए तो फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच जो है वह यांत्रिकी ही है। अब इस यांत्रिकी के कितने भाग हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं? तो हमारे पास पहला भाग है स्थैतिकी। स्थैतिकी में आपको समझ में आ ही रहा है, कोई वस्तु स्थित हो कहीं जगह पर, अगर स्थित हो मतलब वहाँ से हिले नहीं, तो हम स्थैतिकी बोलते हैं। यहाँ पर हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और स्थिर वस्तु कैसी हो सकती है? स्थिर वस्तु, देखिए, स्थिर वस्तु बहुत सारे बल लगने के बाद भी वस्तु स्थिर हो सकती है। मान लीजिए कि हम अगर बात करें किसी टेबल पे रखी बुक की, तो टेबल पे रखी बुक पे क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण का बल भी लग रहा है। वह गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण टेबल को तोड़ के नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि टेबल पे रखे होने के कारण उसका जो भार है उसके बराबर का एक अभिलंबवत बल, एक जिसको आप बोलते हैं सामान्य बल, वो उल्टी दिशा में लगता है और दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। और इसीलिए किताब में कोई एग्जैक्ट गति नहीं होती है। तो स्थिर वस्तुएं, कई बल लगने के बाद भी वस्तु स्थिर हो सकती है। उन वस्तुओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? स्थैतिकी में करते हैं। फिर दूसरा जो ब्रांच है वो है शुद्ध गतिकी। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है काइनेमेटिक्स। यहाँ पर हम गति का अध्ययन करते हैं, गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और इसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली काइनेमेटिक्स है। इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम शुद्ध गति की ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, इन सब की बात होगी। सरल रेखा में गति की बात होगी। आप गति की समीकरणों को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एक समान त्वरण वाली गति की समीकरणें होंगी। यहाँ पर देखिए, शुद्ध गतिकी में हम बहुत सारे फीचर्स पढ़ते हैं गति के, बहुत सारे लक्षणों का आपस में संबंध पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं पढ़ते कि भाई ये गति हो क्यों रही है, ठीक है ना, कारण नहीं पढ़ते हैं। जब कारण पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे गतिकी में डायनेमिक्स।
इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि गति होती क्यों है। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें गति के नियम आएंगे, इसमें आप प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम जब आगे बढ़ जाएंगे तो हम गति के कारण भी पढ़ना शुरू कर देंगे, तब हम गतिकी में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सरल रेखा में गति। और अगर हमें गति समझनी है तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए? विराम। हम कहते हैं बोर्ड कैसा है? स्थिर है, विराम में है। लेकिन क्या ये वाकई विराम में है? क्वेश्चन अजीब सा है, बिल्कुल अजीब सा है। अगर हम इस बोर्ड को पृथ्वी से बाहर जाकर के देखें तो क्या ये वस्तु हमें स्थिर दिखाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के अनुदिश है। अगर हम कहें चलो ठीक है तो पृथ्वी की बात करते हैं, तो क्या पृथ्वी स्थिर दिखाई पड़ेगी? नहीं, पृथ्वी तो चल रही है। तो सूर्य क्या स्थिर है? तो सूर्य की बात करें तो सूर्य भी अपने सौर मंडल के साथ में अपनी गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। तो क्या हमारी मंदाकिनी जिसमें हम रहते हैं, आकाश गंगा स्थिर है? नहीं, वो भी ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर घूम रही है। अगर आप पृथ्वी के बाहर जाकर देखें तो आपको सभी वस्तुएं गतिशील दिखाई पड़ेंगी। हम कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में स्थिर कुछ भी नहीं है। सभी चीज़ें कैसी हैं? चलायमान हैं। सभी कैसी हैं? गतिशील हैं। विराम में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम वापस लौटकर अपने पृथ्वी पर आएंगे तो हम पाएंगे कि चूंकि हमें पृथ्वी की गति का अंदाज़ा नहीं होता है, पृथ्वी इतनी विशाल है कि उसकी बहुत तेज़ गति का अनुभव भी हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर विराम भी पढ़ते हैं और गति भी पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए, हमारे अनुभव में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारी आसपास की जो सराउंडिंग है, तो जो हमारे आसपास का जगह है, उस जगह में अगर वस्तु नहीं गति कर रही है तो हम उसको कैसा कहते हैं? उसको कहते हैं कि वह विराम में है। सही है। और ये क्योंकि हमारा अनुभव है, हम गति को महसूस नहीं कर पाते हैं ब्रह्मांड की, तो हम जहाँ पर है वहाँ पर हमें वस्तु को दो अवस्था में देखने की आदत है। कौन कौन सी अवस्था? विराम अवस्था और गतिशील अवस्था। लेकिन चूंकि विराम कभी भी, कोई भी वस्तु विराम में नहीं है, इसीलिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये वस्तु विराम है तो किसके सापेक्ष है। अगर यह बोर्ड विराम पे है तो किसके सापेक्ष है? इस दीवार के सापेक्ष है। इस दीवार पे स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष है, ये मूव नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बाहर से देखें, कोई गाड़ी जा रही हो, ठीक है, उस गाड़ी से देखें हम इसको, मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही हो, उस ट्रेन के सापेक्ष देखें हम इसको, तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कभी आप ट्रेन में गए होंगे, सभी बच्चे, सभी ने ट्रैवल किया होगा। तो जब हम ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन से बाहर अगर पहाड़ भी हो तो भी वहाँ कैसा लगता है? जैसे दौड़ता हुआ पीछे जा रहा हो। भागते हुए पेड़ महसूस होते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको तो ऐसा ही लगता है। मैं जब छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सब पीछे दौड़ रहे हैं, ये नहीं पता चलता था कि एक्चुअली हम आगे दौड़ रहे हैं। तो हमें वस्तु विराम में कब दिखाई पड़ेगी? जब वस्तु अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास का जो उसका पर्यावरण है, उसके सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें इसको समझने के लिए, एक कार की कल्पना करें और इस कार में एक बैठा है ड्राइवर और दूसरा बैठा है पैसेंजर। अगर हम बाहर से खड़े होकर इसको देखें तो ये जो गतिशील कार है, चल रही है कार, हमें ये दोनों कैसे दिखाई पड़ेंगे? गति करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो पैसेंजर है यह ड्राइवर के तुलना में कैसा है, तो पैसेंजर जो है वह ड्राइवर की तुलना में अपनी स्थिति नहीं बदलता है, वो वहीं बैठा रहता है। इसीलिए ये पैसेंजर इस ड्राइवर के सापेक्ष कैसा है? स्थिर है, विराम में है। लेकिन यही ड्राइवर, यही पैसेंजर किसी और जो प्रेक्षक बाहर से इनको देख रहा है उनके सापेक्ष कैसे है? गतिशील है, ठीक है। तो एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति एक प्रेक्षक के अनुसार स्थिर हो सकते हैं, जबकि दूसरे प्रेक्षक के अनुसार कैसे हो सकते हैं? गतिशील हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा विराम और गतिशील होना किसी वस्तु का किस पर निर्भर करता है? उसे कौन प्रेक्षित कर रहा है, ठीक है। प्रेक्षक पर निर्भर करता है कि वस्तु स्थिर है या गतिशील है। संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट इसको कह देते हैं,
और रेफरेंस पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष हम यह देखते हैं कि वस्तु विराम में है या गति में है। और विराम में होगी वस्तु तो क्या कहेंगे? अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो कहेंगे वह स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। ठीक है, किसके सापेक्ष नहीं करती? देखिए ये अधूरी बात है कि स्थिति में परिवर्तन नहीं करती ना, बात पूरी बतानी पड़ेगी आपको कि वह स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष नहीं करती? अपने सराउंडिंग के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। समय के साथ वह किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करती, तो वस्तु कैसी कही जाएगी? विराम में कही जाएगी। अगर वस्तु गतिशील है तो क्या कहा जाएगा? यदि वस्तु किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करती है तो वह गति में कही जाती है। तो यह है विराम और गति का कॉन्सेप्ट। तो आइए विराम को हम परिभाषित करते हैं। यदि जो वस्तु है किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करे तो विराम अवस्था में कही जाएगी। अगर वस्तु समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन प्रदर्शित करे तो गत्यावस्था में कही जाएगी। यानी कि यदि समय के साथ स्थिति परिवर्तित न हो तो विराम, और यदि समय के साथ स्थिति परिवर्तित हो जाए तो गति। किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, अब संदर्भ बिंदु कैसे समझे? मुझे आपके घर आना है और मैं आपसे पूछूं, भाई मैं आपका घर नहीं जानती, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका घर कहाँ है, तो आप कैसे किसी को अपना घर समझाते हैं? देखिए वहाँ पर एक कॉलोनी आएगी जिसका नाम विज्ञान नगर है, और विज्ञान नगर की कॉलोनी में आप जब आओगे तो आपको विज्ञान नगर चौराहे से अंदर आप दूसरे रोड पे चले जाना, सीधे हाथ पर। दूसरे रोड पर एक पानी की टंकी आएगी, उस पानी की टंकी के साथ में जो गली जा रही है उस गली में आप मुड़ जाना, और उस गली में एक किराने की दुकान आएगी। उस किराने की दुकान वाले से आप पूछना आदमी कहाँ रहता है या फलाना व्यक्ति बच्चा कौन कहाँ रहता है, वो आपको मेरा घर बता देगा। सही है, हम ऐसे ही बताते ना, बिना क्या हम ऐसे बताए कि ये इस जगह पर, उस टंकी के, उस जीरोक्स शॉप के, उस स्कूल के। क्या आप बिना संदर्भ बिंदु के किसी वस्तु की स्थिति बता सकते हैं सही कि दूसरा समझ जाए? संदर्भ बिंदु जिसके आप संदर्भ लेते हैं, जिसके सापेक्ष देखते हैं कि भाई ये यहाँ पर है तो फलानी चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। संदर्भ आप जिससे ले सकें वह क्या कहलाता है? संदर्भ बिंदु कहलाता है। और मैथमेटिक्स में आपको बहुत बढ़िया एक संदर्भ पूरा तंत्र दिया गया है, संदर्भ के लिए एक पूरा निकाय दिया गया है। आपको जब 10th क्लास में मैथमेटिक्स आप सॉल्व करते थे और एक ग्राफ पे क्वेश्चन आता था, तो आप अगर हम आपको ग्राफ दें, मान लीजिए मैं आपको एक द्विअक्षीय वाला ग्राफ दूं, है ना, जिसमें बहुत सारे ऐसे सिंपल ग्राफ पेपर जो आप जानते हैं इस प्रकार से, उसमें बहुत सारे क्यूब्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब होता है, उसमें भी कई सारे 100 सेक्शंस होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप 2,3 बिंदु लगाइए, तो सभी बच्चे यहाँ ये x और ये y मान के, ये 1 2 और ये 1 2 3, यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा सकते हैं सभी बच्चे कि ये 2,3 होगा। लगा सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के दिमाग में एक ही संदर्भ बिंदु है, x अक्ष, y अक्ष और उनका ये कटान बिंदु, जिसे आप क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इस मूल बिंदु को हम मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए संदर्भ बिंदु के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये संदर्भ बिंदु अगर आप एक विमीय गति कराएंगे तो हम सिर्फ x अक्ष के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप द्विविमीय गति कराएंगे तो हम क्या करेंगे? इन दोनों अक्षों को भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर त्रिविमीय गति कराएंगे तो यहाँ से गुजरती हुई z अक्ष का इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो संदर्भ बिंदु क्या होता है? एक ऐसा फिक्स बिंदु जिसको हम किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि नॉर्मल ज्योमेट्री में हम इसको कहाँ लेते हैं? ये 3 अक्षों के कटान बिंदु पर लेते हैं। हम संदर्भ बिंदु के बारे में बात करें तो संदर्भ बिंदु इस प्रकार से 3 अक्षों को काटने वाले मूल बिंदु को हम संदर्भ बिंदु लेते हैं। और अगर इस संदर्भ बिंदु में हम जब स्थिति का परिवर्तन देखेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, या यहाँ से यहाँ जा रही है, तो जब वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही होगी तो वह उसके लिए कितना समय लेगी। इस समय को नापने के लिए यदि हम एक घड़ी और ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र
ये त्रिविमीय अक्षों वाला एक निर्देश निकाय और एक समय को नापने वाली घड़ी मिलकर के क्या बनते हैं हमारे शुद्ध गतिकी में? हम इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। ठीक है, एक ऐसा तंत्र जो हमें वस्तु की स्थिति के लिए निर्देशित कर सकता है, जिसकी मदद से हम वस्तु की स्थिति किसी भी क्षण पे ज्ञात कर सकते हैं और उस गति में समय के साथ क्या संबंध है इसको विभिन्न राशियों से पढ़ सकते हैं और वस्तु की आने वाले समय में स्थिति बता सकते हैं। ये काम हम करेंगे शुद्ध गतिकी में, इस चैप्टर में सरल रेखा में गति में। और आज जो इंट्रोडक्शन लेक्चर ने पढ़ा है कि एग्जैक्टली विराम और गति होते क्या हैं। विराम और गति को बताने के लिए हमें संदर्भ बिंदु की आवश्यकता है और संदर्भ बिंदु हम किसी भी उस बिंदु को कह सकते हैं जिसकी तुलना में हम वस्तु की स्थिति बताते हैं। जब हम गणित में या फिजिक्स में संदर्भ बिंदु की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कार्तीय निर्देश निकायों की, कार्तीय निर्देश अक्षों की। 3 अक्षों के मूल बिंदु को हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज़ करते हैं संदर्भ बिंदु के रूप में। और जब हम इस कार्तीय निर्देश निकाय को एक घड़ी के साथ जोड़ देते हैं तो हम इसे कहते हैं निर्देश तंत्र। दूरी और विस्थापन हम अगले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।